नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सर सक्षम एकेडमी बाय सूरज सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के मेलों के संदर्भ में। किस टॉपिक पे बात करेंगे? मध्य प्रदेश के मेलों। और इस टॉपिक पर जो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि जो कांस्टेबल की परीक्षाएं हैं उसमें जो मेले पूछे जा रहे हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न है उन्हें आप आसानी से कर सकें। देखिए, एक बात आपको थोड़ा सा मैं जानकारी के लिए बता दूँ। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश जनजातियों के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। यहाँ सतना, रीवा, सीधी, शहडोल में आप जानते हैं, सीधी सिंगरौली में कोल जनजाति, तो आप जानते हैं शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर में बैगा जनजाति, तो आप जानते हैं बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, यहाँ पर अन्य जनजाति। बात समझ में आ रही है? जैसे कि आप जानते हैं कि झाबुआ, अलीराजपुर में आपको कौन सी जनजाति मिल जाएगी? भील जनजाति मिल जाएगी। आ गई बात समझ में? बालाघाट तो आपको उमरिया वगैरह में क्या मिल जाएगी? गोंड जनजाति मिल जाएगी। तो देखिए, कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में जनजातियां हैं। तो देखिए, जहां जहां पर जनजातियां हैं, जनजातियों का जो त्यौहार है वो अपना त्यौहार मेलों के रूप में मनाती है। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के मेलों का आयोजन किया जाता है। तो ये जो मेले हैं, आज इन्हीं से संबंधित हम एक वीडियो लेके आए हैं आपके सामने, जिसे आप देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? समारा शिवपुरी। कहाँ लगता है बच्चों? पीर बुधान का मेला समारा शिवपुरी में लगता है। तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? गुना में। जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? चंदेरी कहाँ? अशोकनगर। देखिए, चंदेरी और भी चीजों के लिए फेमस है। आपको पता होगा कि चंदेरी की खास बात यह है कि चंदेरी का ही राजा मिदनी राय था। आपने पता होगा कि चंदेरी का ही राजा कौन था? चंदेरी का ही राजा मिदनी राय था। और चंदेरी अशोकनगर के अंतर्गत आता है और चंदेरी अपनी साड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, काना बाण मेला, काना बाबा का मेला है ये, काना बाण मेला नहीं है, काना बाबा का मेला है। ये कहाँ आयोजित किया जाता है? होशंगाबाद में। कहाँ आयोजित किया जाता है बच्चों? होशंगाबाद में। और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में ही टंगस्टन, याद रखिएगा, टंगस्टन जो एक खनिज है वो कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ही पाया जाता है। उसके बाद देखिए, कालू जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? खरगोन में जो कालू जी का मेला आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा, खंडवा और खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी को इन्हें निमाड़ कहा जाता है। और निमाड़ में दो संत बहुत फेमस रहे हैं, एक संत संगा जी और एक संत कालू जी। तो कालू जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? खरगोन में। फिर देखिए, रतनगढ़ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? दतिया में। कहाँ आयोजित किया जाता है? दतिया में। और पीताम्बर पीठ जो है, जो जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, इसका मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? दतिया में। इसके बाद देखिए, कुंडेश्वर का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? टीकमगढ़ में। कहाँ आयोजित किया जाता है बच्चों? टीकमगढ़ में। भैरवनाथ का मेला आयोजित किया जाता है सिवनी में। कहाँ आयोजित किया जाता है? सिवनी में। इसके साथ ही आप यहाँ पर जान ले कि जो सिंहस्थ महाकुंभ है, सिंहस्थ महाकुंभ, ये भी एक मेला है जो कहाँ आयोजित किया जाता है बच्चों? उज्जैन में। इसी के साथ आप थोड़ा सा इसे भी जान लें कि महामृत्युंजय का मंदिर, याद रखिएगा, महामृत्युंजय का मंदिर कहाँ है? रीवा के किले में है। रीवा के किले में महामृत्युंजय का मंदिर है। और महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? रीवा के किले में ही लगता है। आपको याद रखना होगा, रीवा के किले में ही महामृत्युंजय का मेला लगता है, ठीक है। इसे आप देख लीजिए। फिर देखिए, मठ घोगरा का मेला कहाँ लगता है? तो सिवनी में। कहाँ लगता है? सिवनी में। और इसी बीच में आपको याद रखना है कि ग्वालियर व्यापार मेला ना केवल भारत में बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। ग्वालियर व्यापार मेला बहुत बड़ा मेला होता है। इस मेले का आयोजन लगभग 1 महीने के आसपास चलता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? ग्वालियर में। तो ग्वालियर व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? ग्वालियर में। आपको याद रखना होगा। फिर देखिए, सलकनपुर, जैसे आप जानते हैं कि सतना जिले की मैहर तहसील में, मैहर में ही त्रिकूट पर्वत पर माँ शारदा विराजती हैं। आपको पता होगा कि त्रिकूट पर्वत पर माँ शारदा विराजती हैं। और अगर आप देखें तो आपको पता होगा कि जब आपका ये लॉकडाउन होने वाला था मध्य प्रदेश में, आपको पता होगा जब मध्य प्रदेश में अचानक से उठापटक के कारण कांग्रेस में कमलनाथ की सरकार गिर गई। और कांग्रेस में कमलनाथ की सरकार के गिरने के बाद, जैसे ही कमलनाथ की सरकार गिरी तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार आने ही वाली थी। तो इसी बीच में कमलनाथ ने आनंद फानंद में 4 जिलों की घोषणा की थी, जिसमें एक जिला कौन था? सतना का मैहर। आ गई बात समझ में? सतना का मैहर भी एक जिला था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि संविधान में यह प्रावधान है कि अगर कोई सरकार विधानसभा या लोकसभा में अगर अपना
अगर अपना विश्वास मत खो चुकी हो तो उसके द्वारा लिए गए सारे निर्णय मान्य नहीं होते हैं। इसीलिए जो कमलनाथ ने निर्णय लिए थे 4 नए जिलों को बनाने के, जिसमें उज्जैन का नागदा भी था, सतना का मैहर भी था, आपने सुना होगा, तो इसी वजह से ये जिलों का गठन हो नहीं पाया, आपको पता होगा। और त्रिकूट पर्वत पर मां शारदा विराजती। लेकिन एक बात आप ये भी याद रखिए, देखिए अभी कांस्टेबल की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के खेलों की राजधानी क्या है, तो खेलों की राजधानी भोपाल, आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है बच्चों, तो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, जबलपुर। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी समझ रहे हैं ना आप, क्या है, जबलपुर, आपको याद रखना होगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी क्या है, वो है आपकी मैहर। देखिए अलाउद्दीन खां, अगर मैं बात करूं अलाउद्दीन खां की, तो अलाउद्दीन खां का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मैहर में मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग के द्वारा स्वयं मैहर में अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, जहां न केवल भारत के बल्कि विश्व के नामी गिरामी लोग आकर के वहां अपनी प्रस्तुति देते हैं। जैसे कि आपको पता होगा पद्म भूषण पद्म विभूषण से विभूषित आपके छन्नूलाल मिश्र हैं, मोहन बीड़ा को जिन्होंने उत्पत्ति की थी, मोहन बीड़ा के बारे में, जिनके बारे में आप जानते हैं, विश्व मोहन भट्ट, ऐसे लोग मैहर आते हैं। और ये त्योहार जो होता है बड़े हर्षोल्लास के साथ मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग के द्वारा मनाया जाता है। देखिए अलाउद्दीन खां का जन्म तो त्रिपुरा में हुआ था, ठीक है ना, लेकिन अलाउद्दीन खां ने अपना संपूर्ण जीवन कहाँ उन्होंने व्यतीत किया, मैहर में। आ गई बात समझ में। और अलाउद्दीन खां ने जल तरंग की खोज की थी, याद रखिएगा, जल तरंग की खोज किसने की थी, अलाउद्दीन खां। इसीलिए याद रखिएगा मैहर को संगीत घराने के लिए ही जाना जाता है। और जो मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी है वो किसे कहा जाता है, मैहर में, ठीक है। तो याद रखिएगा मैहर में जो त्रिकूट पर्वत है उसमें जो शारदा माता है, शारदा माता में सीधी सी बात है नवरात्रि के अवसर पर पूरे भारत से ट्रेनें चलाई जाती हैं, स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं मैहर के लिए। जितनी भी ट्रेनें आपकी सतना और ये बम्बई रूट की और जो वेस्ट बंगाल रूट की हैं, इन सारी ट्रेनों का स्टॉपेज होता है मैहर, ठीक है ना। सारे तीर्थयात्री वहाँ पे उतरते हैं और दूर दूर से लोग, बहुत दूर दूर से लोग मैहर आते हैं और माँ शारदा के दर्शन करते हैं। ये कब होता है, ये हर साल की नवरात्रि में होता है। याद रखिएगा नवरात्रि 2 होती है, एक अक्टूबर में आती है और एक चैत्र में होती है, ठीक है ना। दोनों नवरात्रियों में ही मैहर में विशालकाय मेला लगता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नवरात्रि का मेला कहाँ लगता है, तो आपको पता होना चाहिए मैहर में लगता है। माँ शारदा का मेला कहाँ लगता है, तो मैहर में, उसे आप जानते हैं। इसके बाद देखिए अगला मेला है वो कौन सा है, भैरवनाथ का मेला जो सिवनी में आयोजित किया जाता है। मठ घोगरा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, सिवनी में, ये भी सिवनी में ही है। सलकनपुर, जैसा मैहर है वैसे सेम सलकनपुर है, सीहोर जिले के बुधनी के अंतर्गत सलकनपुर आता है। सेम मंदिर है, सब कुछ वैसा ही है। हाँ थोड़ा सा कहानी डिफरेंट है, माँ शारदा से थोड़ी सी भिन्न कहानी है। तो याद रखिएगा सलकनपुर का मेला कहाँ लगता है, सीहोर जिले के बुधनी में। और ये भी आपको याद रखना है कि बुधनी ही शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा सीट है। आगे बात समझ में, शिवराज सिंह चौहान कहां से किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, तो बुधनी से ही लड़ते हैं। इसके बाद देखिए भगोरिया हाट का आयोजन कहाँ किया जाता है बच्चों, झाबुआ में। कहाँ आयोजित किया जाता है, झाबुआ में। देखिए इधर आप थोड़ा सा समझ लीजिए, झाबुआ में विश्व प्रसिद्ध भील जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है, भील। भील जो शब्द है ये किस भाषा से आया है, ये भिल्ल शब्द से आया है। और भिल्ल शब्द का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धनुष विद्या में निपुण। याद रखिएगा धनुष विद्या में निपुण। तो धनुष विद्या में निपुण कौन सी जनजाति है, याद रखिएगा भील जनजाति। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, आपने भारत के महान राजा, चौहान वंश के महान राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुना होगा। अगर मैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको बताऊं तो बिल्कुल सीधी सी बात है, जब भी आप पृथ्वीराज चौहान को याद करते हैं तो आपको तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध याद आता है, जो 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। फिर जो दूसरा युद्ध था वो भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तो देखिए अब आप इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि ये कहानी इन्हीं से रिलेटेड है, इसीलिए मैं इसको यहीं पे सुनाना पसंद करूंगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए जो भील जनजाति है, देखिए जब पृथ्वीराज चौहान बचपन में बच्चे थे तो याद रखिएगा जब वो शिक्षा दीक्षा ले रहे थे तो उनके गुरु ने उनको शब्द वेदी बाण विद्या, याद रखिएगा शब्द वेदी बाण विद्या सिखाने के लिए उन्होंने उनको किसके पास भेजा था, भील जनजाति के पास, जो कहाँ रहती है, वर्तमान में मध्य प्रदेश की झाबुआ और अलीराजपुर जिले में निवास रत्न है। ये शब्द वेदी बाण विद्या क्या होती है, जहां पर आंखों में पट्टी बांध करके बिना आंखों के, बात समझ में आ रही है, बिना आंखों के केवल सुन करके बाण चलाया जाता है। बात समझ में आ रही है, और लक्ष्य को भेद दिया जाता है। इसे शब्द वेदी बाण विद्या कहते हैं।
बात आप समझ रहे होंगे शब्द वेदी बाण विद्या क्या है, जिसमें बिना देखे बाण चलाया जाता है। देखिए इस बाण की कला किसके पास थी, ये बाण पूरे दुनिया में अगर कोई जानता था तो याद रखिएगा ये पौराणिक कथाओं में है कि दशरथ ने ये बाण चलाया था तो श्रवण कुमार को ये बाण लगा था, ठीक है वहां पे। और एक बात याद रखिएगा यही बाण भील जनजाति से बनता था, क्यों, क्योंकि एकलव्य भी इसी जनजाति से संबंधित है। आपने महाभारत में सुना होगा कि बहुत प्रसिद्ध एक धनुर्धर था जिसका नाम था एकलव्य, पर चूंकि वो नीची जाति का था इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया था। तो ऐसे में उसने क्या किया था, देखिए बचपन में जो आपके एकलव्य थे उनका बड़ा मन था कि वो श्रेष्ठ धनुर्धर बने। तो उन्होंने एक बार अपनी माता से प्रश्न पूछा कि माँ मुझे आप बताएं, आप मुझे बताने का कष्ट करें, सीधी सी बात है आप मुझे बताएं कि मैं श्रेष्ठ धनुर्धर कैसे बनूं, इस धरती में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मुझे श्रेष्ठ धनुर्धर बना सके। तो उनकी माँ ने बोला कि बेटा जो भी है वो पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य है, वही आपको श्रेष्ठ धनुर्धर बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो जब उन्होंने हट किया अपने पिता से कि नहीं मैं भी गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके सीखना चाहता हूं, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए जैसा कि चूंकि आप जनजातियों से बिलोंग करते हैं और आप नीची जाति से आते हैं और गुरु द्रोण केवल आपको पता होगा गुरुदेव केवल गुरु द्रोण जो थे वो केवल किसी शिक्षा दीक्षा देते थे, राजाओं के लड़कों को ही शिक्षा दीक्षा देते थे। और ऐसे में क्या था कि ऐसे में चूंकि वो वहां पर शिक्षा देते थे तो ऐसे में क्या है कि अब इनका रोल कम हो जाता है। तो गुरु द्रोणाचार्य को ही मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि गुरु द्रोणाचार्य को ही शिक्षा देते थे। बात समझ में आ रही है। लेकिन क्या था कि अब गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य को तो शिक्षा दे नहीं सकते थे, तो उनके पिता ने कहा कि नहीं बेटा वो तो आपको शिक्षा देने से रहे, उनसे तो आप शिक्षा ले नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में एकलव्य ने क्या किया, बच्चों आपको समझना है, एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को बनाने के बाद उसने मात्र उस मूर्ति को ही आराध्य मान के सारी धनुष विद्या सीखी। बात समझ में आ रही है। सारी धनुष विद्या उस आदमी ने केवल मूर्ति बना के सीखी। इसका मतलब यह है कि याद रखिएगा गुरु बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अगर गुरु ना भी हो तो भी विद्या अध्ययन किया जा सकता है। ऐसे में क्या हुआ, एक बार गुरु द्रोणाचार्य जंगल के बीच से गुजर रहे थे, तो एक नहीं होता है कि गांव का एक कुत्ता आया और उनके ऊपर भौं भौं करके भौंकने लगा। जैसे ही वो कुत्ता भौंकने लगा तो एकलव्य ने देखा, तो एकलव्य ने क्या किया, एकलव्य ने देखा कि एक ऋषि जा रहे हैं। अब उसको तो नहीं पता था कि ये द्रोणाचार्य हैं, तो देखा कि एक ऋषि जा रहे हैं और ऋषि के ऊपर कुत्ता भौंक रहा है। तो ऐसे में क्या किया, ऐसे में एकलव्य ने फटाफट बाढ़ निकाले और फटाफट डाले, मतलब मारता गया तो कुत्ते का मुंह बंद हो गया। बात समझ में आ रही है। तो गुरु द्रोणाचार्य देखे और देख करके एकदम आश्चर्य को देखो, अरे बाप रे ये कैसा आदमी है, देखिए इसने क्या किया, इसने तो मुंह बंद कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हो गए। तो उनको लगा कि हो सकता है कि ये उनका श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हो, लेकिन वास्तविकता में तो वो अर्जुन नहीं था, वो तो एकलव्य था। जब गुरु द्रोणाचार्य ने आंख मींच के देखा कि अरे ये कौन है, ये तो एकलव्य है, ये अर्जुन नहीं, ये तो एकलव्य है। बात समझ में आ रही है। तो उन्होंने उसको बुलाया कि बेटा यहाँ आओ, तुम्हारा नाम क्या। तो बोला कि मैं एकलव्य हूँ, मैं ऐसी जनजाति से बिलोंग करता हूँ और ऐसी ऐसी कहानी है। बात समझ में आ गई। तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ तुमने ये युद्ध कला सीखी कहाँ से है। तो उसने बोला कि मैंने गुरु द्रोणाचार्य से सीखी। अब देखिए कहानी देखिए कि गुरु द्रोणाचार्य से वो कह रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो वहां पर वो ये नहीं जानता कि वो गुरु द्रोणाचार्य ही है जिनसे वो बात कर रहा है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि गुरु द्रोणाचार्य है। बात समझ में आ रही है। क्योंकि पहले लोग व्हाट्सएप में डीपी तो शेयर करते नहीं थे, फेसबुक में इंस्टाग्राम में दिन भर फोटो अपलोड तो करते नहीं थे। आप बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होती थी, तो ऐसा कुछ नहीं होता था। बात समझ में आ रही है ना आपके। तो अब गुरु द्रोणाचार्य पता ही नहीं चला उसको कि भाई गुरु द्रोणाचार्य है। समझ रहे हैं ना आप इस बात को। अब जब जब वहां पर वो लेके गया तो उसने दिखाया कि यहाँ पर ये मेरे गुरु द्रोण है और इन्होंने ही मुझे ये सब सिखाया है। आ गई बात समझ में। तो ऐसे में गुरु द्रोण ने उनसे कहा कि अगर मैं ही गुरु द्रोण हूँ और अगर तुम मुझे अपना सच्चा गुरु मानते हो तो क्या तुम गुरु दक्षिणा में मैं जो तुमसे मांगूंगा तुम वो मुझे दोगे। हाँ, तो याद रखिएगा तब एकलव्य ने उनसे कहा हाँ गुरुवर आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तब याद रखिएगा, तब आप एक बात को याद रखिएगा, तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि एक काम करो श्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य, तुम मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। देखिए इसमें कितनी चालाकी है, बात को समझिए। ये देखिए बात कॉन्सेप्ट को समझिए कि आप बाण चलाएंगे कैसे, ऐसे पकड़ के ना, अंगूठा ही मांग लिया। लेकिन एकलव्य ने खुशी क्योंकि गुरु थे। याद रखिएगा आज की डेट में क्या होता है,
है, जैसे अब बच्चा होता है, ठीक है ना, आता है लेकिन गुरुओं को उतना सम्मान नहीं देता, लेकिन देखिए उसने सोचा नहीं। और आप ये कैसे भूल गए, बचपन में आपने आरुणि की गुरु भक्ति भी पढ़ी होगी, हिंदी की क्लास में याद होगा आपको, हिंदी की कक्षा में आपने पढ़ा होगा आरुणि की गुरु भक्ति, जहां पे उसके गुरु ने उसे भेज दिया था तो वो आधी रात को खेत की मेड़ पर लेट गया था। बात समझ में आ रही है? तो देखिए उसने हाथ काट के दिया, अंगूठा काट के दे दिया, और जिंदगी भर एकलव्य कैसे बाण चलाता था, 2 उंगलियों में फंसा करके। बात समझ में आ रही है? 2 उंगलियों में फंसा करके ही आपका जो एकलव्य था वो बाण चलाता था। तो भील जनजाति कैसे बाण चलाती थी, 2 उंगलियों के बीच में। बात समझ में आई? तो ऐसे में जब पृथ्वीराज चौहान उसके पास जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान भील जनजाति के पास जाते हैं, धनुष विद्या सीखते हैं। अब तराइन का प्रथम युद्ध होता है, तराइन के प्रथम युद्ध में तो सीधी सी बात है पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसमें कई सारे फैक्टर थे। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ आपके राजा जयचंद ने भी दिया था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के साथ विवाह कर लिया था जो राजा जयचंद की बेटी थी, इसलिए राजा जयचंद ने तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग नहीं दिया, साथ नहीं दिया, और भी कई सारे लोगों ने उनका भाग नहीं, मतलब उनका साथ नहीं दिया था पृथ्वीराज चौहान का। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए क्या हुआ कि जब उन लोगों ने साथ नहीं दिया तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। अब ऐसा जब युद्ध हुआ तो ऐसे में क्या हुआ, इस युद्ध में कौन विजयी हुए, पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए, सॉरी मोहम्मद गौरी तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में विजयी हुआ और पृथ्वीराज चौहान हार गए। तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके उनके मित्र चंद्रबरदाई के साथ कहाँ लेकर जाया गया, अफगानिस्तान, जहां का मोहम्मद गौरी था। जब वहां उन्हें लेकर जाया गया तो चंद्रबरदाई वाक्पटुता में बहुत निपुण था और वो बहुत अच्छा कवि था। बात समझ में आ रही है? तो उसने मोहम्मद गौरी को बोला कि अरे सुल्तान, आप जानते हैं क्या, ये जो चौहान है ना, ये जो राजा है पृथ्वीराज चौहान, ये आंख मूंद कर भी तीर चला सकता है। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा, वहीं पर क्या किया, वहीं पर अब सुल्तान ने अपने लोगों को बुलाया, गर्म सलाखें पृथ्वीराज चौहान की आंखों में ठूस दी और उससे उसकी आंखें फूट गई। फिर उसको क्या दिया गया, उसको धनुष बाण दिया गया। धनुष बाण देने के बाद उसके सामने ऊपर एक मछली चलाई गई और बोला गया कि मछली खर्र खर्र की आवाज करती है, अब इस पे आप तीर चलाइए। याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान ने वो धनुष बाण अपने हाथ में लिया और जैसे ही खींचा, फक से छोड़ा, सीधे वो मछली की आंख पे लगा। बात समझ में आ गई? सीधे मछली की आंख पे लगा और उसके बाद जब वो मछली की आंख पे लगा ना, उसके बाद चंद्रबरदाई ने वो लाइनें पढ़ी जो इतिहास में आज इतिहास बन के रह गई है कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रणाम, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने निकाला बाण और जो मारा सीधे छाती पाड़ कर गया। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा, चंद्रबरदाई ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य लिखा जिसका नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है बच्चों? पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई किसका समकालीन था? पृथ्वीराज चौहान का समकालीन था। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के द्वितीय युद्ध में वो हारा था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। जीता कौन था? पृथ्वीराज चौहान जीता था। द्वितीय युद्ध कौन जीता था? मोहम्मद गौरी जीता था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, लेकिन जीता कौन था? दूसरा मोहम्मद गौरी जीता था। और वहीं से भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी जाती है और वहीं से फिर आपके 3 गुलाम आ जाते हैं मोहम्मद गौरी के, जिसके अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, आ गई बात समझ में, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज आ जाता है और एक आपका और यानी कि बख्तियार खिलजी, ये तीनों आ जाते हैं और फिर इनमें सल्तनत का विभाजन होता है, तो वो एक अलग केस है। तो याद रखिएगा, देखिए यही जो भील जनजाति पाई जाती है, यह होली के समय 7 दिन का एक त्योहार मनाती है। भील जनजाति जो झाबुआ में पाई जाती है, होली के समय 7 दिन का त्योहार मनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? भगोरिया। क्या कहते हैं? भगोरिया। और ये जहां पर आयोजन किया जाता है इस त्योहार का, वो एक मेला होता है जिसे भगोरिया हाट के नाम से जाना जाता है। देखिए ये त्योहार भील जनजाति में इसलिए फेमस है क्योंकि ये त्योहार जब मनाया जाता है तो इसमें जो 9 युवक युवतियां होती हैं, जो किशोर होते हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ होता है, वो अपना वर अब चुनते हैं अपनी मर्जी से। देखिए ये एक बात आप यहां पर समझिए, देखिए कि आप ये देखिए कि जनजातियां कितनी मजबूत है और उसमें कितना ज्यादा डेवलपमेंट है। आप ये देखिए कि आज के समाज में जहां आपको पता है कि ना तो लड़का अपने हिसाब से अपनी लड़की चुन पाता है जिससे उसे विवाह करना है, ना तो कन्या अपना वर चुन पाती है, लेकिन आप देखिए कि इनमें एक ऐसी प्रथा है जिसे भगोरिया हाट कहते हैं, जहां ये स्वेच्छा से अपना वर चुन सकते हैं। ठीक है ना? इसके बाद देखिए बच्चों, हीरा भूमिया का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? गुना। चंडी देवी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सीधी। सनकुआ का मेला बेटा कहाँ लगता है? दतिया में लगता है। बड़ोनी का मेला कहाँ लगता है बच्चों? दतिया में लगता है। सरद समैया का मेला
कहाँ लगता है? पन्ना में। कहाँ लगता है बच्चों? शरद समैया का मेला कहाँ लगता है बच्चों? पन्ना में। जागेश्वरी देवी का मेला अशोकनगर में लगाया जाता है बच्चों। बादकपुर का मेला दमोह में लगता है बच्चों। शंकर जी का मेला कहाँ लगता है? पचमढ़ी में। कहाँ लगता है? पचमढ़ी में। देखिए पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का कश्मीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का कश्मीर भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ना धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है ना बच्चों, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम धूपगढ़ है और जिसकी ऊंचाई 1350, और जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो किन पहाड़ियों पर स्थित है? महादेव पहाड़ियों पर। किस पर्वत पर स्थित है? याद रखना होगा आपको, सतपुड़ा पर्वत पर। वो इसी पचमढ़ी में है, होशंगाबाद जिले में। आज ही प्रश्न आया था कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, आज की कांस्टेबल की परीक्षा में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दैट्स होशंगाबाद। और दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी वो तो अमरकंटक है, मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। इसके बाद देखिए मड़ई का मेला बच्चों, मड़ई का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? डिंडोरी में। बाणगंगा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है बच्चों? शिवपुरी में। बालाजी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बुरहानपुर में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए राम जी बाबा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? होशंगाबाद। कहाँ आयोजित किया जाता है? होशंगाबाद। देखिए होशंगाबाद को किसने बसाया था? होशंग शाह ने। और होशंग शाह का जो मकबरा है वो भारत की पहली सफेद संगमरमर से बनी इमारत है, याद रखिएगा। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि होशंग शाह का मकबरा कहाँ है? होशंगाबाद में। और ये भारत के इतिहास में पहली सफेद संगमरमर से बनी इमारत है। बात समझ में आ रही है बच्चों? शिवरात्रि का मेला बच्चों, शिवरात्रि याद है ना, भोलेनाथ और पार्वती का जिस दिन विवाह हुआ था उसे क्या बोलते हैं? उसे शिवरात्रि बोलते हैं। और शिवरात्रि के मेले का आयोजन कहाँ किया गया था बच्चों? अमरकंटक, ठीक है ना। सिंगा जी, मैंने बोला ना कालू जी और सिंगा जी निमाड़ के दो संत थे, आपको याद रखना होगा। कालू जी और सिंगा जी कौन थे? निमाड़ के दो संत थे। इनका मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? खरगोन। बरमान का मेला बच्चों नरसिंहपुर। नवग्रह का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? खरगोन। चामुंडा देवी का मेला देवास। बलदाऊ जी का मेला पन्ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। पन्ना में जुगुल किशोर मंदिर है, जहां जुगुल किशोर यानी भगवान श्री कृष्ण की दाढ़ी में हीरा लगा हुआ है, याद रखिएगा। अगर प्रश्न पूछे बच्चों, आपसे प्रश्न पूछे कि सीधी सी बात है जुगुल किशोर का मंदिर कहाँ है तो बताना पड़ेगा पन्ना, है ना। अगर पूछे मध्य प्रदेश की अयोध्या किसे कहा जाता है? ओरछा। किसे कहा जाता है बच्चों? ओरछा। इजित्मा का मेला भोपाल। इजित्मा का मेला भोपाल। और मानधाता का मेला खंडवा। और मकर संक्रांति का मेला भोजपुरी। मकर संक्रांति का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? भोजपुरी यानी कि भोपाल। बात समझ में आ रही है? भोजपुरी का मतलब क्या है? भोपाल, क्योंकि भोपाल को राजा भोज ने ही बसाया था। बात समझ में आ रही है? देखिए मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति का कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए सूर्य सदैव भूमध्य रेखा पर चमकता है, पर वर्ष के कुछ महीनों में सूरज कर्क रेखा पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23 हाफ डिग्री पर, और वर्ष के कुछ महीनों पर सूरज मकर रेखा पर यानी 23 × 1/23 हाफ डिग्री पर लंबवत होता है। बात समझ में आ रही होती है? तो जब सूरज कर्क रेखा पर लंबवत होता है, ये दिन होता है 21 जून। कौन सा दिन होता है बच्चों? 21 जून। इस दिन क्या मनाई जाती है? कर्क संक्रांति। क्या मनाई जाती है? कर्क संक्रांति। समझ में आया बच्चों? और याद रखिए कि यही चीज जब 14 जनवरी को जब सूरज मकर रेखा पर लंबवत होता है तो क्या मनाई जाती है? मकर संक्रांति। बात समझिएगा। देखिए हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, आपको पता है ना कि भारत कहाँ है? समूचा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, आप जानते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो इधर देखिए जब भारत में गर्मी पड़ेगी तो ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ेगी? ठंडी। और जब भारत में ठंडी पड़ेगी तो ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ेगी? गर्मी। आ गई बात समझ में? और बच्चों एक कहानी मुझे याद आ रही है जो मैं आपके सामने सुनाने का थोड़ा सा सोच रहा हूँ, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है इतिहास में। उसका नाम है फिरदौसी। कौन है बच्चों? फिरदौसी। थोड़ा सा सुन लीजिएगा फिरदौसी के बारे में। फिरदौसी ने ही एक किताब लिखी थी, याद रखिएगा। फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखी थी? फिरदौसी ने एक किताब लिखी थी जो किसकी जीवनी थी? महमूद गजनवी की। किसकी जीवनी थी? महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी की जीवनी किसने लिखी थी? फिरदौसी ने लिखी थी। किसने लिखी थी बच्चों? याद रखना है आपको, फिरदौसी ने। ये महमूद गजनवी का कौन था? महमूद गजनवी का
दरबारी कवि था। याद रखिएगा, महमूद गजनवी का दरबारी, आप जानते हैं ना, उसी महमूद गजनवी ने जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा था। पता होगा ना, सोमनाथ मंदिर को लूटा था और वहां पर सोमनाथ मंदिर पर इसने कंटिन्यूअस आक्रमण किया और उसके बाद सोमनाथ मंदिर को लूटा और वो इतना सारा खजाना यहां से भर भर के ले गया था, इतना सारा खजाना भर भर के ले गया था कि असीम संपदा महमूद गजनवी के हाथ में लगी थी। लेकिन याद रखिएगा, इसका दरबारी कवि था फिरदौसी। देखिए, फिरदौसी बहुत गरीब थे। आपको पता होगा, जो कवि वगैरह, आज के कवि तो बहुत पैसे वाले होते हैं, आज कुमार विश्वास की बात करिए, लोग बहुत पैसे वाले, लेकिन पहले के जो कवि होते थे, पहले के जो हिंदी के लेखक होते थे, जो साहित्यकार होते थे, वो सामान्यतः गरीबी होते थे। अगर आप कभी मुंशी प्रेमचंद की वास्तविक फोटो देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनके पाँव में एक टूटी हुई स्लीपर थी। एक तो बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी नेचर के होते हैं कवि, आपको पता होगा, और दूसरी चीज़ क्या है, स्वाभिमानी तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये होते हैं कि बहुत अल्प में ही समृद्ध, बहुत अल्प में ही संतुष्ट होने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये फिरदौसी था। फिरदौसी को महमूद गजनवी ने कहा कि महमूद गजनवी सुन, तू मेरी जीवनी लिख, मेरे जीवन का हर वृत्तांत लिख, और मेरे जीवन का जब तू हर एक वृत्तांत लिख देगा तो याद रखना, उसमें जितने शब्द लिखे जाएंगे मेरी जीवनी में, मैं एक एक शब्द का तुझे एक एक दिनार का मतलब होता है सोने की मुद्रा, एक एक दिनार दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो फिरदौसी को बहुत अच्छा लगा। फिरदौसी ने लिखा, फिरदौसी 4 साल बिना लिखे, बिना सोए, बिना जागे, बात समझ में आ रही है? बिना जागे कैसे लिखेगा? बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए, बात समझ में आ रही है? दिन रात डूब करके वो उसने महमूद गजनवी की आत्मकथा लिखी और आत्मकथा लिख करके उसने तैयार की और उसका नाम क्या रखा? शाहनामा। क्या रखा? शाहनामा। शाहनामा किसकी रचना? याद रखिएगा, फिरदौसी की, जो किसका दरबारी कवि था? महमूद गजनवी का। अब जब शाहनामा लेकर के, अब पहले जानते हैं ताम्रपत्र तो चलते थे, गधों के ऊपर रख करके उसके दरबार में पहुंचा तो महमूद गजनवी से बोला कि या सुल्तान, ये रही तुम्हारी जीवन की रचना, ये रही वो शाहनामा जिसमें मैंने अपने जिंदगी के 4 साल खपा दिए, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम अपना वादा पूरा करो और मुझे एक एक शब्द का एक एक दिनार दो। तो महमूद गजनवी अपनी बात से मुकर गया, बोला मैंने तुमसे कब कहा था ऐसा करने के लिए? मैं तो तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा था, तुम इधर से निकलो। तो फिरदौसी मायूस नहीं हुआ, देखिए उसकी दरियादिली देखियो, मायूस नहीं हुआ, वहां से निकला और वो उसकी पूरी सल्तनत में जहां जाता था वहां यही कहता था कि महमूद गजनवी किसका कर्जदार है? फिरदौसी का। याद रखिएगा, महमूद गजनवी इतना बड़ा सुल्तान था और वो किसका कर्जदार था? फिरदौसी का। एक बार क्या हुआ, जब महमूद गजनवी के मंत्री जब निरीक्षण के लिए गए तो वो ऐसी एक जगह गए तो किसी से उसने कहा होगा कि महमूद गजनवी बहुत बड़ा शासक है, बहुत बड़ा सुल्तान है, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये बनाया, उसने वो बनाया। तो ऐसे में लोगों ने कहा, ये हटा, तुम क्या बात करते हो, तुम्हारा महमूद गजनवी फिरदौसी का कर्जदार है, अगर इतना ही है तो तुम्हारा महमूद गजनवी उसकी शाहनामा में जो उसने वादा किया था एक एक असरफी देने का, वो कर क्यों नहीं देता है, वो दे क्यों नहीं देता है? बात समझ में आ रही है? तो अब चूंकि जब उसके मंत्री आए वो मायूस हो गए, तो मंत्रियों से उसने पूछा कि आप मायूस क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कि हे महाराज, आपने भारत पर 17 बार आक्रमण करके भारत को लूटा, आपने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया, आपने ये किया वो किया, लेकिन आपकी आवाम यानी आपकी जनता ही आपको महत्व नहीं देती है, वो आपको फिरदौसी का कर्जदार मानती है। इस बात से महमूद गजनवी को यह बात अच्छी नहीं लगी, उसके भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। तो याद रखिएगा, महमूद गजनवी ने गधों पर भर भर के असरफियां, शब्द गिनवाए, गधों पर असरफियां भरी और फिरदौसी के दरवाजे पर गए। पर देखिए किस्मत का लेखा, जो खुदा को मंजूर था वही हुआ। क्या हुआ, जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने देखा, क्या देखा लोगों ने, कि फिरदौसी की मैयत सजी थी और वो कब्रिस्तान के लिए बस जाने ही वाली थी। बात समझ में आ रही है? मतलब फिरदौसी उस दुनिया में नहीं था, उसकी मैयत सजी थी और वो कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार ही थी। आ गई बात समझ में? तो ऐसे में उसके मंत्रियों ने उसकी बेटी से कहा कि, क्योंकि उसकी एक बेटी ही थी, तो उसने बेटी से कहा, उन्होंने एक काम करो बेटा, आप ही रख लो इसे, क्योंकि ये तो आपके पिता का ही है। तो उन्होंने कहा कि देखो बादशाह, देखिए मंत्री जी, ऐसा है कि जब मेरे पिता ने उसे कबूल नहीं किया तो मैं क्यों कबूल करूं? तो याद रखिएगा, आज भी महमूद गजनवी किसका कर्जदार है? फिरदौसी का। फिरदौसी की रचना क्या है? शाहनामा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह हम आपके लिए रोज रोचक कहानियां, रोचक तथ्य बहुत पिक्चराइज वे में, बहुत कहानी की तरह लेकर के आएंगे। ठीक है ना? अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो सक्षम अकेडमी बाय सूरज सर के चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, इस चैनल को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइए कि आपको और वीडियो किन टॉपिक से रिलेटेड चाहिए। आपने जो अपना अपार प्यार दिया, जो वीडियो को पूरा देखा, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।